नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर निकले और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही कई रेलवे अधिकारी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे और स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद हाईटेक दिखेगा लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन। जहां उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर संपूर्ण समाधान दिवस पर आज अजीतमल तहसील में डीएम एसपी ने शिकायतें सुनी, जहां सभी आए हुए फरियादियों की बारी बारी से शिकायत सुनी गई और अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिया गया कि सभी की समस्याएं शीघ्र ही निपटाएं। वहीं जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि आज समाधान दिवस पर अजीतमल में हुए कार्यक्रम में 84 शिकायत आई, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मैडम, आज संपूर्ण समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई, क्या निस्तारण? आज तहसील अजीतमल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कुल मिलाकर 84 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मौके पर निस्तारित शिकायतें हो गई और जो शिकायतें अभी आज निस्तारित हो सकती हैं उसके लिए एक संयुक्त टीम बना दी गई है, जिसमें रेवेन्यू के लोग और पुलिस के लोग और ये भी 2 बजे के बाद मौके पर जाकर आज में सब निस्तारण करा देंगे। खबर आगरा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर ताजनगरी आगरा में केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री आगरा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अंगदान महादान का महाशिविर लगाया है। वहीं आगरा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आगरा अंगदान महाशिविर में हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्राइम टीवी से बात करते हुए कहा कि आगरा को ताजमहल की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब आगरा को अंगदान के लिए भी जाना जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आगरा सांसद द्वारा अंगदान महादान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। आइए इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ ये कार्यक्रम है और जो अंगदान महादान को लेकर क्या कुछ कहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज मेरी लोकसभा आगरा में आगरा के लोगों ने तय किया है कि वो अपने देह दान एवं अंगदान करेंगे। इस देश में 5 लाख लोगों को किडनी की अभी आवश्यकता है, वेटिंग में है। 50,000 लोगों को हार्ट की वेटिंग चल रही है। ऐसी पैंक्रियाज, किडनी, आइस के लिए भी बहुत बड़ी वेटिंग है और 1.5 लाख लोग एक साल में एक्सीडेंट में मरते हैं। लेकिन अशिक्षा के कारण, अंधविश्वास के कारण, धार्मिक कट्टर मान्यताओं के कारण लोग अपने देहदान और अंगदान को नहीं करते हैं। हम मरने के बाद अपने 8 अंग दे सकते हैं और 8 लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। ये अंग जिंदा रहते हुए हम अपनी केवल 2 में से 1 किडनी और लिवर का 40 से 70% हिस्सा दे सकते हैं, वो भी अपने परिवारजनों को। लेकिन मरने के बाद घर के लोग अगर चाहेंगे तो हम 8 अंग दे करके 8 लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। और ब्रेन डेथ होने के बाद ही अंग लिया जाता है और इसकी कुछ अवधि है। घर के लोग नहीं चाहेंगे तो कभी अंग नहीं ले पाएंगे। भारत की स्थिति यह है कि 10 लाख में 1 व्यक्ति भी अंगदानी नहीं है, जबकि स्पेन में 47 लोग हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आगरा अंगदानियों की राजधानी बन जाए और ये शहर अगर ताजमहल के लिए जाना जाता है तो ये अपने अंगदान के लिए भी जाना जाए, ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया है। सर, आगरा में ये शिविर लगाया गया, लगभग कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया? आप देख रहे हैं ना, कैमरा दिखा दो कितने लोगों ने। और एक शपथ दिलाई जाएगी बड़े मंत्री जी के द्वारा, उस समय रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा एक साथ। ये देश में पहली बार एक ही शहर में, एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे हजारों की संख्या में लोग अंगदान करेंगे। देखिए, ये मौजूद थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका साफ तौर से कहना है यहाँ पर सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रहे हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा।
खबर औरैया से है, जहां जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयुष्मान भव योजना के तहत पत्रकारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएमओ सुनील वर्मा भी मौजूद रहीं। जिलाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भव अभियान के 5 प्रमुख घटक रखे गए, जिसमें सेवा पखवाड़ा, आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, आयुष्मान ग्राम पंचायत और आयुष्मान अर्बन कार्ड। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और साथ ही आयुष्मान मेले का कार्यक्रम 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही मधुमेह और सामान्य कैंसर जैसी बीमारियों से का स्क्रीनिंग और नियमित टीकाकरण किया जाएगा और लोगों को संक्रमित बीमारियों के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन सामान्य में एक जागरूकता कार्यक्रम कराने के लिए और जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनसे संतृप्त करने के लिए आयुष्मान भव स्कीम का लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का लॉन्च 13 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा कर दिया गया है और इसका क्रियान्वयन कल 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा। खबर अमरोहा से, जहां सहकारी गन्ना विकास समिति अमरोहा परिक्षेत्र के सदस्य गन्ना कृषकों की गन्ना सर्वे और सट्टा संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के लिए एक 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। यह मेला आगामी 26 सितंबर तक समिति में चलेगा। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों द्वारा किया गया। डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि जिन किसानों को कोई भी समस्या है उसके समाधान के लिए यह कृषक मेला लगाया जा रहा है। किसान भाई इस मेले में पहुंचकर अपना गन्ना सट्टे को दुरुस्त कर लें। भाजपा सरकार किसानों के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही है। इस दौरान जिला गन्ना अधिकारी मनोज कुमार, गन्ना समिति चेयरमैन भगत सिंह बॉबी, समस्त गन्ना पर्यवेक्षक और किसान मौजूद रहे। जो अमरोहा गन्ना समिति में कार्यक्रम था, ये सर्वे सट्टा प्रदर्शन मेला था और समिति की तरफ से लगाया गया था किसानों को जागरूक करने के लिए। उनके सट्टे में कोई प्रॉब्लम हो, उनकी पर्ची में कोई प्रॉब्लम हो, उनके क्रय केंद्र में कोई प्रॉब्लम, जो भी किसानों से संबंधित समस्या समिति की है, उन सारी समस्याओं को किसान रखेगा और 30 तारीख तक ये चलेगा। लगातार उनके संपर्क में रहेगा और 30 तारीख के बाद ये पुनः अगर कोई बात होगी तो खुलेगा, नहीं तो 30 तारीख तक सारा निपटारा किसानों की समस्याओं का ये करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और वो इसके प्रति सजग है, वो किसानों के प्रति सजग है, उनकी समस्याओं के प्रति सजग है। अगर आप आंकड़े उठा के देखोगे, बसपा सरकार के, अब समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गन्ने का पेमेंट हुआ, बसपा सरकार में 52,131 करोड़ का पेमेंट हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में 95,215 करोड़ का पेमेंट हुआ। और उन 5 सालों के अंदर हमने दोनों सरकारों से 10,640 करोड़ पेमेंट ज़्यादा किया, दोनों अगर मिला दी जाए। खबर गाजियाबाद से है, जहां फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई है। और गाजियाबाद में ज्ञापन देते हुए ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा हुए और ज्ञापन दिया गया, जिसमें ओबीसी समाज की जनगणना की प्रमुख मांग उठाई गई और उन्होंने कहा कि ओबीसी जनगणना नहीं कराई गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही कहा कि उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम सब दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारे जो ओबीसी का जो अपना लोग हैं, सभी के अपने अधिकार वे मिलने चाहिए। तो ये कुछ मांगे हैं हमारी। क्या क्या मांगे हैं? ये मांगे हमारी है, सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को पेश किया जाए एवं जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव का लाकर जातिगत जनगणना कराई जाए। नंबर 2 पे पिछड़े वर्ग को पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विभाजित करके SC ST की तरह आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। पिछड़े वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। तीसरे नंबर पे हमारी मांग है, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को SC ST की तरह आरक्षण दिया जाए। चौथे नंबर पर हमारी मांगे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए SC ST की तरह शिक्षा का अलग बजट बनाया जाए।
5वीं मांग हमारी रखी गई है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को हिंसा और अपमान से बचाने के लिए दलित एक्ट की तरह ही एक्ट बनाया जाए। पूरा मामला क्यों है? पूरा मामला ये हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र कुमार कश्यप जी हम इनके समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं और हमारी मांग जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, आयोग है, उसको लागू कराने की मांग है हमारी। क्या कुछ मांगे हैं ऐसे कुछ? हाँ, काफ़ी मांग है। स्कूल में हमें सहायता देनी चाहिए और हमें SC/ST की एक्ट की तरह हमें एक अलग से मिलना चाहिए, कानून मिलना चाहिए। और नदी नालियों का और काफ़ी है जो हमारे से छीन लिया गया है, उसे हम वापस लेने की हम डिमांड रखते हैं। ये हमारी 5-6 मांगे हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। खबर आगरा से है, जहां प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां वार्ड नंबर 16 में 10 साल से रोड क्षतिग्रस्त थी, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्राइम टीवी पर खबर चलने के बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आगरा से विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने संज्ञान लेते हुए रोड का निर्माण कार्य शुरू कराया है। साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का आभार भी जताया है। आगरा दक्षिण विधानसभा में वार्ड नंबर 16 ढोलीकार में एक रमज़ानी वाली गली है जो बहुत दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी और ये मुद्दा प्राइम टीवी द्वारा उठाया गया और हमारे संज्ञान में आया, तो हमारे यहाँ से माननीय मंत्री जी ने इसका निरीक्षण करवाया और निरीक्षण करवाने के बाद वहाँ तेज़ी से काम लगवाया गया अपनी विधायक निधि द्वारा और वहाँ पे बहुत बढ़िया काम तेज़ी से हो रहा है। और वहाँ पे सड़क निर्माण, सीसी निर्माण और पुलिया का निर्माण, ये 2 समस्याएं थी, जिसमें से सीसी फर्श का निर्माण वहाँ चालू हो गया और शायद वहाँ काम ख़त्म भी हो गया होगा। यहाँ तो 10-12 साल से ये रोड टूटा पड़ा हुआ था, टोरेंट आती है, खोद खाद के चली जाती है, हम लोगों को बहुत परेशानी थी यहाँ पर। अब ये रोड हमारा बन गया है, हमें थोड़ी सहूलियत मिल गई है इस रोड से। किसके द्वारा रोड बनाया गया है? ये योगेंद्र उपाध्याय जी ने बनवाया है ये रोड। ताजनगरी आगरा में प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में प्राइम टीवी ने वार्ड नंबर 16 डोलीखार मंटोला की जन समस्या प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लिया और क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। खबर गाजियाबाद से है, जहां बिजली विभाग के जेई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भारतीय किसान संगठन एकता ने विजयनगर बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को शांत कराने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची। किसानों ने बताया कि जेई राजीव कुमार अपने गुर्गों के साथ मिलकर लोगों से अनैतिक रूप से पैसे की मांग करता है और जेई राजीव कुमार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रतिदिन नए तरीके और कमियां निकालकर लोगों से पैसे लूटने के चक्कर में लगा रहता है। उन्होंने बताया कि जब तक जेई राजीव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकर का धरना मामला ये है, जेई है भ्रष्ट जी, जेई नहीं कहेंगे भ्रष्ट जी, राजीव कुमार, उसने इतना आतंक तार रखा है। जो उस पर एरिया है, पैसे के चक्कर में सारे गैर कानूनी जो काम ना करने के वो करता है। एक हमारे कार्यकर्ता है राकेश जी, उनके घर कल अवैध वसूली के चक्कर में गए। जब अवैध वसूली का प्रक्रिया नहीं हुई तो उन्होंने उनके घर की लाइट काट दी, जबकि कोई बिल बकाया नहीं, कुछ नहीं, और कल से अभी तक लाइन नहीं जुड़ी है सारे अधिकारियों को कहने के बावजूद भी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां आलमबाग में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल आलमबाग के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे बनी वर्षों पुरानी रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत गिर गई, जिसमें परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि हादसे में बच्चे समेत 5 लोगों की दबने से मौत, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हादसे के बाद मौके पर राहत बचाव कार्य भेजा गया। वहीं मौके पर ज्वाइंट CPLO, DCP और लखनऊ DM मौजूद हैं। इस दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। अभी नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। जो 5 लोग थे जिनको यहाँ से भेजा गया था हॉस्पिटल, तो डेथ की जो अपडेट होगा वो हॉस्पिटल से जैसे ही मिलेगा आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। घर है बगल में ही, उनके साथ लगे हुए, क्या उनको भी अब ये रेलवे, देखिए ये रेलवे की कॉलोनी है। रेलवे ने जैसा मुझे जानकारी दी है यहाँ के जो ऑफिसर्स थे कि ऑलरेडी ये अबैंडन था और सबको नोटिस दिया गया था।
तो अब रेलवे वालों से विचार विमर्श करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। गिरा कैसे सर, ये हादसा कैसे? नहीं, ये अगर आप ऊपर का ये अभी एग्जैक्ट टाइम ज्ञात नहीं, बट ऊपर का जो छत है अगर आप देखेंगे तो एकदम सर्किल के शेप में बिल्कुल अंदर बैठ गया है और वो नीचे चला गया है। ये रेलवे कॉलोनी है जो पुरानी जर्जर है। यहाँ पर अभी मौके पर हमने देखा है और डीआरएम साहब से भी बात किया है। यहाँ रेलवे के कुछ अधिकारी मौजूद हैं मौके पर, उन्होंने भी स्थिति को देखा है। यहाँ कई ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं, मतलब जिनको पूर्व में आवंटित हुए रहे होंगे उनके परिवारीजन यहाँ रह रहे हैं। और इनमें से 64 आवास ऐसे हैं जो निष्प्रयोज्य घोषित हैं और उनमें से सभी के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन ये वैकेट नहीं कराया गया था। तो अभी हमने रेलवे के अधिकारियों से वार्ता की है कि जो निष्प्रयोज्य घोषित आवास हैं उनको खाली कराया जाए, क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए इमीडिएटली हमको ये स्टेप्स लेने होंगे। वहाँ से रेलवे के अधिकारी अभी इस पर आगे का अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसमें जो भी जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन का सहयोग आवश्यक होगा वो उनको दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ के आलमबाग में एक रेलवे कॉलोनी में एक बड़ा हादसा सामने आया जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये वही मकान, जर्जर मकान है जहां छत ढहने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस मकान, ये जर्जर पूरा पड़ा मकान था और इसके अंदर 5 लोग, परिवार के 5 लोग सो रहे थे और जिसकी छत थी, छत ढहने के बाद इसके अंदर जो है वो 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। तमाम मौके पर बचाव राहत कोष आया, तमाम एसडीएफ, आरडीएफ आई और ये तमाम जो यहाँ पर बचाव राहत कार्य की टीमें थी वो लगी। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही जगह है, ये मकान है जहाँ पर मकान गिरने से, जो ये मकान है इसकी छत ढहने से तमाम जो 5 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रेल प्रशासन है, रेलवे प्रशासन है, यहाँ पर 5 जो लोग हैं जिनको मरने की पुष्टि हो गई है। यहाँ पे और भी मकान थे जिनको तोड़ दिया गया था। आप बहुत बड़ा एक ये सवाल बनता है कि आखिर इस मकान को क्यों नहीं तोड़ा गया, क्या कारण रहा जो ये मकान नहीं गिराया गया। जर्जर होने के बाद भी इस मकान को, यहाँ पर जहाँ पे 5 लोग की मृत्यु हुई है, ये मकान को क्यों नहीं गिराया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है रेल प्रशासन के ऊपर। यहाँ पे तमाम आला अधिकारी भी मौके पर आए, मौजूद रहे, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये मकान जो है इसमें नोटिस भी जारी हो चुका था, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहा जो ये मकान जो है इसको जर्जर होने के बाद भी नहीं गिराया जा सका। अब मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पे और भी मकान बने थे जिनको गिरा दिया गया, लेकिन इस मकान को नहीं गिराया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप ये भी देखिए तस्वीरों में कि डू नॉट क्रॉस द लाइन का जो यहाँ पर एक लगा दिया गया है, अंदर जाने को नहीं दिया गया। ये कितना जर्जर मकान है। उसके बगल में एक मकान और भी है, आप देख सकते हैं कि ये छप्पर पड़े हैं और गुम्मों का ये पूरी इसकी दीवारें हैं, ये गुम्मों की जो दीवारें हैं गुम्मों पे ऐसे ही रखी हुई, यहाँ तक कि ये जुड़ी तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके से जो ये सवाल है ये खड़ा होता है रेल प्रशासन के ऊपर कि आखिर क्या वजह थी जो इसको जर्जर मकान होने के बाद भी इसको नहीं तोड़ा गया। तो ये एक कई एक सवाल हैं। ये मकान जो है, ये जो मृतक थे उनकी माँ का और जो है पिता के नाम अलर्ट बताया जा रहा था, लेकिन उनकी जो है यहाँ पर अभी बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और तमाम जो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और तमाम जो रेल प्रशासन है, तमाम लोगों के रेल प्रशासन के अधिकारी हैं और तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह थी कि नोटिस गिरने के बाद भी क्यों नहीं गिराया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए हुआ है।
खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस अपनी ही छवि करने पर आमदा है। आरोप है कि थाना ठाकुरगंज पुलिस ने गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। दरअसल मामला कल बिलाली मस्जिद आलमबाग के अलमास बाग के पास की है, जहां 3 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ था और हमले में घायल 2 व्यक्ति अभी भी ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ 307 का मुकदमा बन रहा था, लेकिन ठाकुरगंज पुलिस ने दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को बचा लिया। सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी सिर्फ छोटी मोटी धाराओं में ही मुकदमा क्यों लिखा। एक तरफ पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर हमेशा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर की साख को बदनाम करने में ठाकुरगंज पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब खबर आगरा से है, जहां दक्षिणी विधानसभा से सरस्वती नगर अवधपुरी शाहगंज क्षेत्रीय निवासियों ने 2024 के इलेक्शन का बहिष्कार किया है और नगर निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। क्षेत्रीय लोगों का कहना है यहां सालों से रोड नहीं बनी, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों को गड्ढों की वजह से गिर जाते हैं। वहीं बुजुर्गों को भी आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों ने बताया कि नगर निगम से सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं। प्रदेश में डेंगू मलेरिया संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा यहां पर फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव तक नहीं किया जाता है। कई बार नगर निगम को अवगत कराया जा चुका है, इसके बावजूद भी यहां किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया और यहां 5 सालों से एक बार नेता आते हैं वोट मांगने के लिए। इसके बाद ना तो कोई नेता यहां आता है और ना ही कोई सुनवाई करता है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर यहां की समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो अब यहां के लोग 2024 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम के गौतम है, मैं सरस्वती नगर फेज 3 का अध्यक्ष हूँ। कौन सी वार्ड है आपका? हमारा ये वार्ड नंबर 73 है और हमारी समस्या मुख्य यहाँ की सड़क नाली लाइट की है और पेयजल की है। ये समस्या का हमारा निदान आज तक नहीं हुआ है। मुझे इस चीज़ को प्रयास करते करते 10 साल तो मुझे हो गए और उससे पहले से ये समस्या बनी आ रही है। खबर बुलंदशहर के अनूप शहर से है, जहां पुराने विवाद को लेकर दूसरे समुदाय के आधा दर्जन लोगों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित आकाश सैनी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल शनिवार को सुबह बाईपास पर स्थित महाबली धर्मकांटे के पास 26 वर्षीय आकाश चाय की दुकान पर बैठा था। तभी 2 बाइक सवार 6 आरोपी तमंचे लहराते हुए आए और आकाश को देखकर गाली गलौज करते हुए फायर करने लगे। आकाश जान बचाने के लिए भाजपा की पूर्व नगर अध्यक्ष के मकान के अंदर घुस गया, जहां आकाश के एक टांग पर गोली लगी है और एक गोली कमर में लगी है। गोली लगने के बाद आकाश जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोग तत्काल सीएचसी ले गए। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने पीड़ित के घर पर और अन्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। आकाश सैनी और इनके 2-3 साथी और चाय पी रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश की वजह से जिन लोगों के नाम बता रहे हैं 4-5 लोग आते हैं और वहाँ पर कुछ कहा सुनी होती है और फायरिंग करते हैं, जिसमें आकाश सैनी को पैर में गोली लगी हुई है और उनको सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस पहुँचती है। अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल से उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है और डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि ये खतरे से बाहर है, कोई ऐसे नहीं पैर में गोली लगी है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बना करके दबिश दी जा रही। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। FIR पंजीकृत हो चुका है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।